वेलकम टू द न्यू क्लास पार्ट 2। यह कंप्यूटर की क्लास पार्ट 2 जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइस का परिचय। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। उससे पहले आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर प्रोसेस किया हुआ डेटा उपयोगकर्ता को सूचना या परिणाम के रूप में प्रदान करता है। मतलब हम कंप्यूटर चला रहे हैं, कंप्यूटर को इनपुट दे दिए, मतलब निर्देश दे दिए। अब वह कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करेगा और जो परिणाम हमारे सामने निकल के आता है वही होता है आउटपुट। ठीक है, परिभाषा के रूप में देखें तो आउटपुट डिवाइस ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को उपयोगकर्ता के लिए समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये डिवाइस टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो आदि के रूप में आउटपुट प्रदान करते हैं। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के आउटपुट को दिखाने, सुनाने या छापने का कार्य करती है। आउटपुट डिवाइस डेटा को मानव के लिए समझने योग्य बनाती है। कंप्यूटर का कार्य उपयोगकर्ता तक पहुंचने के लिए या पहुंचाने के लिए आउटपुट डिवाइस आवश्यक है। आउटपुट डिवाइस अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। सभी आउटपुट डिवाइस डेटा को सही और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने में मदद करती है। इनका उपयोग शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन, संचार और अनुसंधान आदि के क्षेत्रों में किया जाता है। आउटपुट डिवाइस के कार्य क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? प्रोसेस किए गए डाटा को प्रदर्शित करता है, परिणाम को उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो को दिखाता है परिणाम के रूप में, प्रिंट आउट के रूप में हार्ड कॉपी प्रदान करता है, डेटा को आकर्षक और समझने योग्य बनाता है, प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन को प्रभावी बनाता है। अब देखो प्रमुख प्रमुख आउटपुट डिवाइस और उनके उपयोग। बस एक मिनट। सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर की। व्हाट इज मॉनिटर? मॉनिटर, ये जो स्क्रीन दिख रही है ना, यही है मॉनिटर। ठीक, ये जो इतना है ये मॉनिटर है। अब देखो ये यहाँ भी छपा है, आराम से देख सकते हो मॉनिटर। स्क्रीन पर टेक्स्ट, इमेज, वीडियो दिखाने के लिए मॉनिटर होता है। अब प्रिंटर क्या होता है? आपने देखा होगा, कई प्रकार के होते हैं, लेजर, डॉट मैट्रिक्स, सीटीसी, वो बाद में पढ़ेंगे। दस्तावेजों और छवियों की हार्ड कॉपी निकालने के लिए प्रिंटर का प्रयोग होता है। अब देखते हैं स्पीकर्स। ये सारी चीजें आपकी जानने वाली हैं। स्पीकर्स, कंप्यूटर का ऑडियो आउटपुट सुनने के लिए स्पीकर का यूज होता है। अब देखते हैं हेडफोन्स। देखते हैं व्यक्तिगत रूप से ऑडियो सुनने के लिए हेडफोन जो आप लगाते हैं। प्रोजेक्टर, बड़ी स्क्रीन या दीवार पर प्रेजेंटेशन के लिए, जैसे मूवीज चलाते हैं ना बड़े पर्दों पे, तो इसे लगा के चलाते हैं। प्लॉटर, अब देखो प्रिंटर से फोटोकॉपी छोटी होती है लेकिन प्लॉटर से बहुत बड़ी होती है। बड़े आकार के ग्राफिक्स, नक्शे, डिजाइन प्रिंट कराने के लिए प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एलईडी टीवी। ठीक, मल्टीमीडिया और वीडियो आउटपुट दिखाने के लिए एलईडी टीवी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ब्रेल डिस्प्ले, वही जो लुई ब्रेल वाला होता है ना, 4 जनवरी, हाँ, ब्रेल डिस्प्ले। दृष्टिबाधित व्यक्तियों को ब्रेल में आउटपुट देने के लिए ब्रेल डिस्प्ले होती है। 3D प्रिंटर, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए 3D प्रिंटर का प्रयोग होता है। अब आउटपुट डिवाइस के लाभ देख लो। डेटा को स्पष्ट और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करती है, उपयोगकर्ता को सही जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है, प्रस्तुति, प्रिंट और मल्टीमीडिया को प्रभावी बनाती है, समय और मेहनत की बचत करती है और शिक्षा, व्यवसाय और संचार को आसान बनाती है। ये रहे इसकी मुख्य चीज़ें। वही चीज़ें जो आउटपुट डिवाइस है वो यहाँ पे रखी गई हैं, इन्हें देख लें, पहचान लें। ये है मॉनिटर, ठीक, जो कि इनपुट को दर्शाता है। ये है प्रिंटर, जो हार्ड कॉपी में इनपुट जो आउटपुट निकल के आता है वो है। स्पीकर, ये भी आउटपुट सुनने के काम आता है। हेडफोन व्यक्तिगत यूज करने के लिए। प्रोजेक्टर, इसे लगाकर बड़े पर्दे पर कोई स्क्रीनिंग की जाती है, टीवी चलाई जाती है, वीडियो चलाए जाते हैं, वो है। प्लॉटर, कुछ बड़ी प्रिंटिंग को प्रिंट करने के लिए जो बड़ी चाहिए होती है उसके लिए प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। एलईडी, सारी चीज़ें मनोरंजन के साथ है, जो भी वीडियोज होते हैं इसके लिए। ब्रेल डिस्प्ले, जो दृष्टि बाधित मतलब जो अंधे लोग होते हैं उनको ब्रेल डिस्प्ले के तहत समझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 3D प्रिंटर, 3 डायमेंशनल चीज़ों के लिए 3D प्रिंटर का उपयोग करते हैं। आगे आ जाओ भैया।
अब देखो आउटपुट डिवाइस के प्रकार। आउटपुट डिवाइस के प्रकार, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी दो चीजें होती है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी वो होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। मुख्यतः यह देखें, छू सकते हैं। और सॉफ्ट कॉपी जिन्हें देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। अब जैसे मॉनिटर पे कोई चीज दिखाई जा रही है तो क्या आप मॉनिटर को अंदर छू सकते हैं? नहीं छू सकते। उसकी बॉडी छू सकते हैं, अंदर का चीज थोड़े ना छू सकते हैं। मॉनिटर हो गया। स्पीकर, स्पीकर से आवाज निकल रही है, आवाज को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते हैं। उसी तरीके से हेडफोन और प्रोजेक्टर, जिन्हें आप देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। अब हार्ड कॉपी देखो, प्रिंटर। प्रिंटर से कोई भी कॉपी निकलेगी तो उसे आप छू सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। प्लॉटर भी उसी तरीके से, और 3D प्रिंटर भी, ये हार्ड कॉपी में हो गए। अब विशेष आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? एक ब्रेल डिस्प्ले, एलईडी टीवी है। इनके प्रयोग क्या मैंने आपको बता दिया है। आउटपुट डिवाइस के उपयोग के क्षेत्र की कहाँ कहाँ पे इनके उपयोग होते हैं, तो आप जान लीजिए भैया। आउटपुट डिवाइस शिक्षा, व्यवसाय, बैंकिंग, स्वास्थ्य, मनोरंजन, मतलब जहाँ जहाँ भी कंप्यूटर के प्रयोग होते हैं वहाँ वहाँ इनके भी प्रयोग होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नोट्स। सभी आउटपुट डिवाइस डेटा को परिणाम के रूप में देती हैं। आउटपुट डिवाइस मतलब, आउटपुट का मतलब ही है परिणाम, तो सभी आउटपुट डिवाइस परिणाम के रूप में डेटा को देती हैं। आउटपुट डिवाइस के बिना कंप्यूटर का कार्य अधूरा है। सही ये बात है कि भैया आप कोई कार्य कर रहे हो और उसका आउटपुट ही ना मिले तो उसका कोई मतलब नहीं है। और मॉनिटर को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और प्रिंटर को हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। बात ध्यान रखने योग्य है। आगे आते हैं, अब चर्चा करते हैं इनपुट डिवाइस की। सबसे पहले इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनके माध्यम से हम डेटा को मतलब डेटा और निर्देश कंप्यूटर में देते हैं ताकि कंप्यूटर उन्हें प्रोसेस करके उपयोगी जानकारी हमें दे सके। ठीक, इनपुट डिवाइस मतलब जो डिवाइसेस होती हैं वो कंप्यूटर को निर्देश देने का कार्य करती है। परिभाषा देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस ऐसे हार्डवेयर होते हैं जिनके द्वारा उपयोगकर्ता डेटा, निर्देश या सूचनाएं कंप्यूटर में प्रवेश कराता है। ये डिवाइस डेटा को विद्युत संकेतों में बदलकर कंप्यूटर की मेमोरी में भेजती है। ठीक, आगे देखो मुख्य बिंदु। इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संचार का माध्यम है। इनके द्वारा दिया गया डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। सभी इनपुट डिवाइस डेटा को बाइनरी 0 और 1 में बदल देती हैं। ठीक है, बाइनरी किसमें? 0 और 1 में बदल देती हैं। इनपुट डिवाइस के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, जब कंप्यूटर को यही नहीं पता होगा कि करना क्या है, उसे कोई निर्देश ही नहीं मिलेगा तो क्या खाक कार्य करेगा। इसलिए इनपुट डिवाइस के बिना कंप्यूटर कोई कार्य नहीं कर सकता है। इनपुट डिवाइस डेटा की शुद्धता और गति बढ़ाने में मदद करती है। इनका उपयोग टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो, वीडियो आदि इनपुट देने के लिए किया जाता है। अब इनपुट डिवाइस के मुख्य कार्य देख लो। डेटा और निर्देश देना, मतलब इनपुट डिवाइस जो काम करती हैं उनका काम क्या है? डेटा और निर्देश देती हैं। डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को तैयार करते हैं। यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरेक्शन स्थापित करती हैं। डिजिटल जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक संकेतों में बदलती हैं। कम समय में अधिक और सटीक डेटा इनपुट प्रदान करना इनका कार्य होता है। अब देखो प्रमुख इनपुट डिवाइस और उनका प्रयोग। ठीक, देखते हैं भैया कीबोर्ड। ये है आपका कीबोर्ड। ठीक, ये आपका कीबोर्ड है। ठीक से बना दे रहा हूँ, धीरे धीरे हाथ चलने लगे हैं। ये है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का काम क्या होता है? टेक्स्ट, नंबर और कमांड इनपुट करने के लिए। कीबोर्ड से आप टेक्स्ट से, नंबर से आदि से कमांड देते हैं। उसके बाद आता है आपका माउस। माउस माउस का काम ये होता है स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करने का काम होता है। जो जैसे ये मैं पेन चला रहा हूँ, देखो डॉट डॉट बना के दिखाता हूँ आपको, तो ये भी उसी प्रकार से, ये जैसे डॉट है तो ये प्रिंटर का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी माउस का ही काम कर रहे हैं उसी प्रकार से। आगे स्कैनर, कागज पर मौजूद, ये है स्कैनर। ठीक, कागज कागज पर मौजूद टेक्स्ट, इमेज को कंप्यूटर में लाने के लिए स्कैनर का प्रयोग करते हैं। सारी चीजें याद रखते जाइए कि स्कैनर का प्रयोग क्या होता है, कि मतलब जो हार्ड कॉपी में चीजें लिखित हैं, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में लाने के लिए स्कैनर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं भैया माइक्रोफोन। ठीक, ये है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आवाज ध्वनि इनपुट करने के लिए, माइक्रोफोन से आवाज ध्वनि को इनपुट करने के लिए हम प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद वेबकैम, वीडियो इनपुट और रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो को इनपुट और रिकॉर्ड करने के लिए वेबकैम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जॉयस्टिक। ठीक, जॉयस्टिक गेम और ग्राफिकल नियंत्रण के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं।
उसके बाद टच स्क्रीन जो मैं चला रहा हूँ, स्क्रीन को छूकर कमांड देते हैं। उसके बाद डिजिटल पेन टैब जो मैं चला रहा हूँ, बार कोड स्कैन करके डेटा इनपुट करने के लिए, ठीक, बार कोड रीडर होता है वो, और डिजिटल पेन टच स्क्रीन हाथ से लिखने या ड्राइंग इनपुट करने के लिए। कुल मिला के एक बार आप फिर से जान लो इन सब के काम क्या होते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस में आता है कीबोर्ड, जिससे हम डेटा एंट्री करते हैं, इनपुट देते हैं। उसके बाद आता है माउस, जो वहाँ के कंप्यूटर पे के मॉनिटर पे कर्सर को नियंत्रित करता है। उसके बाद स्कैनर, जो हार्ड कॉपी में चीज़ें होती हैं उसे सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करने के लिए, उसे कॉपी करने के लिए। उसके बाद माइक्रोफोन, इससे हम डेटा इनपुट करते हैं। उसके बाद वेबकैम, वीडियो के जरिए जो जाता है। जॉयस्टिक, गेम खेलने के लिए। टच स्क्रीन, टच करके यूज कर सकते हैं। डिजिटल पेन टैब, हाथ से लिखने के लिए इनपुट। और बार कोड रीडर, जो हम जैसे एग्जाम देते हैं उसमें जो जहाँ भी बार कोड होता है वहाँ पे इसका प्रयोग होता है। अब इनपुट डिवाइस के प्रकार देख लो कौन कौन से होते हैं। इनपुट डिवाइस के प्रकार, इनपुट डिवाइस के एक टेक्स्ट इनपुट डिवाइस, ठीक, कौन सी, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइस, ऑडियो इनपुट डिवाइस, वीडियो इनपुट डिवाइस, अन्य इनपुट डिवाइस। टेक्स्ट में कौन से हो गया, कीबोर्ड। पॉइंटिंग, माउस पॉइंटिंग करता है। स्कैनिंग, स्कैनर है आपका। ऑडियो के लिए माइक्रोफोन है। वीडियो के लिए वेबकैम है और आगे इसी तरीके से। अब इनपुट डिवाइस के उपयोग के क्षेत्र कहाँ कहाँ है, जय भैया, जहाँ भी कंप्यूटर यूज होता है वहाँ इनपुट आउटपुट दोनों चीज़ें प्रयोग में आती हैं। शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, व्यापार, मनोरंजन, डिजाइनिंग एंड ग्राफिक्स, अनुसंधान एवं इनपुट डिवाइस के लाभ देख लेते हैं। अगली पीडीएफ पे चलते हैं। डेटा इनपुट करना आसान बनाता है। इनपुट डिवाइस डेटा इनपुट करना आसान बनाता है, समय और मेहनत की बचत होती है, डेटा की शुद्धता और विश्वसनीयता बढ़ती है, काम की गति और उत्पादकता बढ़ती है, यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरएक्शन संभव होता है। ठीक, आगे आते हैं। कैश मेमोरी एवं वर्चुअल मेमोरी का परिचय। ठीक, देखो, कैश मेमोरी व वर्चुअल मेमोरी वे तकनीकें हैं जो कंप्यूटर के प्रदर्शन को बेहतर बनाती हैं और बड़ी प्रोग्रामों को चलाने में मदद करती हैं। परिभाषा देख लेते हैं। कैश मेमोरी या सीपीयू और मुख्य मेमोरी आरएम रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच एक तेज अस्थायी मेमोरी होती है जो बार बार उपयोग होने वाले डेटा को स्टोर करती है। और वर्चुअल मेमोरी क्या है, यह एक तकनीक है जो हार्ड डिस्क के एक भाग को मेमोरी की तरह उपयोग करके रैम की कमी को पूरा कर सकती है। देखो अब यहाँ पे अच्छी तरीके से जो ग्राफिक्स बना उस पर देखिए। सीपीयू द्वारा बार बार उपयोग होने वाले डेटा को तेजी से उपलब्ध कराती है। मतलब जो डेटा सीपीयू बार बार यूज कर रहा है उसे जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराने का काम कैश मेमोरी करती है। सीपीयू, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद रैम, मुख्य मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विशेषता इसकी देखते हैं। अत्यधिक तेज है, लेटेंसी कम है, प्रदर्शन बढ़ाता है, छोटी क्षमता। ठीक, मतलब स्टोरेज की क्षमता इसके पास छोटी है। ये हो गई कैश मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी रैम की कमी होने पर डिस्क के एक भाग को मेमोरी की तरह उपयोग करती है। जैसे रैम मेमोरी हो गई और ये हार्ड डिस्क हो गई। ठीक, और इसकी विशेषताएं क्या है, बड़ी मेमोरी का आभास, कम लागत में अधिक मेमोरी उपलब्ध, बड़े प्रोग्रामों को चलाना संभव और स्वैपिंग द्वारा कार्य करती है। ठीक, मुख्य बिंदुओं पर बात कर लेते हैं इन दोनों की। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच बफर का काम करती है। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच बफर की तरह काम करती है। कैश में डेटा स्टोर होने से सीपीयू को तेजी से डेटा मिलता है। कैश मेमोरी में डेटा स्टोर होने से सीपीयू को तेजी से डेटा मिलता है। यह छोटे आकार की केबीएमबी और बहुत तेज होती है। ठीक, एस रैम पे आधारित है। कैश मेमोरी का उपयोग L1, L2, L3 पे स्तर पे होता है। वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क के कुछ हिस्सों को रैम की तरह उपयोग करती है। जब रैम भर जाती है तो कम उपयोग वाला डेटा हार्ड डिस्क में मूव कर दिया जाता है। इससे सिस्टम अधिक प्रोग्राम के साथ चला सकता है। वर्चुअल मेमोरी की गति रैम से बहुत धीमी होती है। बताओ किसकी मेमोरी धीमी होती है? वर्चुअल मेमोरी की गति रैम से धीमी होती है क्योंकि ये हार्ड डिस्क पर निर्भर करती है। पेज फॉल्ट होने पर डेटा हार्ड डिस्क के रैम में लाया जाता है।
पेज फॉल्ट होने पर डेटा हार्ड डिस्क के रैम से लाया जाता है। आगे पढ़ेंगे। देखिए, कैश मेमोरी के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। बार बार उपयोग होने वाले डेटा को स्टोर करता है। कैश मेमोरी जो बार बार डेटा उपयोग हो रहा है उसे स्टोर करता है, इसीलिए ये जल्दी से सीपीयू को डेटा शेयर करता है, जिससे सीपीयू की तेज़ी बढ़ जाती है। हाँ, और सीपीयू को तेज़ी से डेटा उपलब्ध कराता है। ठीक। लेटेंसी को कम करता है, सिस्टम के प्रदर्शन को बेहतरीन बनाता है, सीपीयू और रैम के बीच डेटा प्रवाह को सुचारू रूप से करता है। और इनके उपयोग के क्षेत्र देख लेते हैं, तो कहाँ कहाँ इनके उपयोग होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, बड़े सॉफ्टवेयर और गेम्स, मल्टीटास्किंग सिस्टम, वेब ब्राउजिंग, इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर यहाँ पे इनके प्रयोग होते हैं। आगे देखिए, कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी में अंतर कौन से हैं। ठीक। विशेषता, अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो कैश मेमोरी का काम प्रदर्शन बढ़ाना होता है और वर्चुअल मेमोरी का काम मेमोरी की कमी को पूरा करना होता है। ठीक है। अगर उद्देश्य देखें हम, कैश मेमोरी प्रदर्शन बढ़ाता है क्योंकि जो बार बार डेटा उपयोग हो रहा होता है उसे स्टोर करता है और सीपीयू को प्रोवाइड कराता है। वर्चुअल मेमोरी का काम मेमोरी की कमी को पूरा करना होता है। अब स्थान देखें, स्थान कहाँ पे होता है। स्थान, कैश मेमोरी का स्थान सीपीयू के पास होता है, ठीक, ऑन पे। और वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क का एक भाग होती है। गति, कैश मेमोरी की गति बहुत तेज है, वर्चुअल मेमोरी की धीमी है। कैश मेमोरी की बहुत तेज है, वर्चुअल मेमोरी की धीमी है। आकार छोटा है इसका, कैश मेमोरी छोटी है, तेज है, वर्चुअल मेमोरी बड़ी है, धीमी है। उपयोग, बार बार उपयोग होने वाला डेटा, और वर्चुअल में क्या है, बड़ा और कम उपयोग वाला डेटा। प्रकार देखें तो कैश मेमोरी हार्डवेयर आधारित है और वर्चुअल मेमोरी सॉफ्टवेयर आधारित है। उदाहरण देखें, L1, L2, L3 कैश मेमोरी और इसकी पासिंग एंड स्वैपिंग। इनके लाभ देख लेते हैं। सिस्टम का प्रदर्शन बढ़ाता है, सीपीयू का समय बचाता है, बड़ी मेमोरी का आभास मिलता है, कम लागत में अधिक प्रोग्राम चलाना संभव हो पाता है, सिस्टम की क्षमता और उत्पादकता बढ़ती है, मल्टीटास्किंग और अनुप्रयोग को सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे देख लो, कैश मेमोरी गति बढ़ाती है और वर्चुअल मेमोरी क्षमता बढ़ाती है। ठीक। कैश मेमोरी गति बढ़ाती है और वर्चुअल मेमोरी क्षमता बढ़ाती है। दोनों मिलकर कंप्यूटर को तेज, शक्तिशाली और सकुशल बनाते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ से आगे हमारा रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक। रैम और रोम कंप्यूटर की मेमोरी के दो मुख्य प्रकार हैं जो कंप्यूटर के कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिभाषा, रैंडम एक्सेस मेमोरी यह एक अस्थायी मेमोरी है। ध्यान रखिएगा, यह एक अस्थायी मेमोरी है जिसमें डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित नहीं रहता है, स्थायी नहीं है, अस्थायी है। और रोम के बारे में बात करें, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। एक स्थायी मेमोरी है जिसमें डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है और इसे बदला नहीं जा सकता। रैम के बारे में जान लिए, अस्थायी मेमोरी है, डेटा संग्रहित नहीं रहता है। रीड ओनली मेमोरी, रोम, एक स्थायी मेमोरी है और डेटा संग्रहित रहता है। ठीक। ये देखो, दो चीज़ें दी गई है इसमें। अस्थायी है, पढ़ो और लिखो, बिजली जाने पर डेटा नष्ट हो जाता है। जबकि रीड ओनली मेमोरी स्थायी है, केवल पढ़ सकते हैं, इस पे तो लिख सकते हैं लेकिन इसे केवल पढ़ सकते हैं और बिजली जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है, इसीलिए इसे स्थायी मेमोरी कहते हैं। यहाँ पे मुख्य बिंदु दोनों में अंतर रख दिया गया है। रैंडम, पहले रैम, रैम एक अस्थायी मेमोरी है। ठीक। इसमें एक डेटा तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर चालू रहता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में जब तक आप कार्य कर रहे हैं तब तक डेटा सिक्योर है, जैसे ही आप उसे बंद करेंगे तो उसमें डेटा चला जाएगा। यह बहुत तेज गति से काम करती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा लोड नहीं होता है, इसलिए बहुत तेज गति से काम करती है। इसमें आप डेटा को पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। ये सिर्फ रैम के बारे में है। रैम का उपयोग प्रोग्राम चलाने और डेटा प्रोसेस करने के लिए होता है। बिजली बंद होने पर रैम का सारा डेटा नष्ट हो जाता है। ठीक। उदाहरण, DDR3, DDR4, DDR5, ये सब रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम के प्रकार हैं। उसके बाद रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी के बारे में चर्चा करते हैं। यह एक स्थायी मेमोरी है। रैम अस्थायी, रोम स्थायी। इसमें डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है। इसमें आप केवल डेटा को पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। बिजली बंद होने पर भी रोम का डेटा सुरक्षित रहता है। यह कंप्यूटर के स्टार्टअप और बेसिक निर्देशों को स्टोर करती है। रोम में बायोस,
UEFI प्रोग्राम होता है। उदाहरण पी रोम, ईपी रोम, ई पी रोम, फ्लैश रोम आदि, इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अब रैम के मुख्य कार्य क्या होते हैं और रोम के मुख्य कार्य क्या होते हैं वो जान लेते हैं। रैम, चल रहे प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करना रैम का काम होता है। सीपीयू को तेजी से डेटा उपलब्ध कराना, ठीक वही प्रकार जैसे अभी कैश मेमोरी उपलब्ध करा रही थी। मल्टीटास्किंग को संभव बनाना, अस्थायी रूप से डेटा को रखना और सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ाना, ये रैम के काम होते हैं। रोम के कार्य देखें तो कंप्यूटर को चालू करने पर प्रारंभिक निर्देश देना रोम का काम होता है। बायोस, यूएफआई प्रोग्राम को स्टोर करना, हार्डवेयर की जांच मतलब पोस्ट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में मदद करना, महत्वपूर्ण फर्मवेयर और सेटिंग्स को सुरक्षित रखना। एक बार फिर से यहाँ पे रैम और रोम में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। पूर्ण रूप, विशेषता है पूर्ण रूप में देखें तो रैंडम मतलब फुल फॉर्म क्या है, तो RAM मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी। प्रकार देखें तो रैम अस्थायी है, रोम स्थायी है। डेटा, डेटा रैम में पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है, लेकिन रोम में स्थायी में केवल पढ़ सकते हैं। डेटा का नाश देखें तो रैम में जाने पर राम नाम ही याद आएगा, ठीक, मतलब डेटा नाश हो जाएगा। और रोम में सारा डेटा बना रहेगा, बिजली जाने पर भी वह सुरक्षित रहता है। उपयोग, अस्थायी डेटा और प्रोग्राम के लिए, जबकि रोम का प्रयोग स्थायी निर्देश और फर्मवेयर के लिए। गति अगर देखें तो रैम की गति बहुत तेज है और रोम की गति तुलनात्मक रूप से, अगर रैम की तुलना में देखें तो रोम की गति धीमी है। उदाहरण इसकी DDR3, DDR4, DDR5 और रोम के है EEPROM, EPROM, EEPROM। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। आगे बात करते हैं, रैम और रोम के उपयोग क्षेत्र देख लें। रैम का उपयोग क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, गेम्स ऑफ सॉफ्टवेयर में होता है, मल्टीटास्किंग में होता है, डेटा प्रोसेसिंग में, वेब ब्राउजिंग में होता है। जबकि रोम का उपयोग बायोस, यूएफआई में, फर्मवेयर स्टोरेज, बूटिंग प्रक्रिया, प्रकरणों उपकरणों के निर्देश, एबेंडेड सिस्टम में रोम का प्रयोग होता है। यहाँ पे एक क्वेट जो लिखा है वो हम देख लेते हैं। रैम हमें गति देती है और रोम हमें स्थिरता देती है, क्योंकि रैम की गति अधिक है और रोम आप जानते हैं स्थायी मेमोरी है। दोनों मिलकर कंप्यूटर को स्मार्ट और भरोसेमंद बनाते हैं। आगे की क्लास पे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा करते हैं स्टोरेज डिवाइस पे। स्टोरेज डिवाइस मतलब डेटा का भंडारण जहाँ पे होता है उनके बारे में। ठीक, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर डेटा और जानकारी को स्टोर करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे प्राप्त करता है। मतलब स्टोरेज का काम ये हो जाता है कि भंडारण, किसी चीज़ की आवश्यकता हमें है उसे अभी हम रख ले रहे हैं, उस समय के साथ उसका प्रयोग में उसमें प्रयोग करेंगे या उसे प्रयोग में लाएंगे। परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी चीज़ की। स्टोरेज डिवाइस ऐसे हार्डवेयर होते हैं, क्या होते हैं, हार्डवेयर, ध्यान रखिएगा। स्टोरेज डिवाइस ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो डेटा, प्रोग्राम, फाइल्स और जानकारी को स्टोर करने तथा उन्हें आवश्यकता पड़ने पर वापस लाने का कार्य करते हैं। ये डेटा को अस्थायी या स्थायी रूप में संग्रहित करते हैं। अगर जैसे वहाँ पे हम पढ़े, बताओ रोम कौन सी मेमोरी और रैम कैसी मेमोरी है। रोम रीड ओनली मेमोरी, स्थायी मेमोरी है, जबकि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, अब मुख्य बिंदुओं पे हम बात करते हैं। स्टोरेज डिवाइस का मुख्य कार्य डेटा को स्टोर करना है। मतलब जो स्टोरेज डिवाइस का मुख्य काम क्या है, डाटा को भंडारण करना, उन्हें सुरक्षित रखना अपने पास। डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। स्थायी, स्थायी जैसे ही आए बार बार याद करना, रैम रोम क्या स्थायी है क्या अस्थायी है, एकदम क्लियर होना चाहिए, बीच में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। स्टोरेज डिवाइस की क्षमता बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी आदि में मापी जाती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्या, स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। इन्हें नॉन वैलेटाइल मतलब स्थायी और वैलेटाइल मतलब अस्थायी में भी बांटा जाता है। स्टोरेज डिवाइस के बिना कंप्यूटर का कार्य संभव नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। स्टोरेज डिवाइस के बिना कंप्यूटर का कार्य संभव नहीं हो सकता। डेटा की सुरक्षा, बैकअप और ट्रांसफर में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आगे देख लेते हैं स्टोरेज डिवाइस के मुख्य कार्य कौन से हैं। डेटा को स्टोर करना, अपने पास सुरक्षित रखना, डेटा को सुरक्षित रखना, आवश्यक पड़ने पर डेटा को पुनः प्राप्त करना, डेटा का बैकअप बनाना, डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में स्थानांतरण करना, ये स्टोरेज डिवाइस के प्रमुख कार्य होते हैं। अब देखो स्टोरेज डिवाइस का वर्गीकरण,
देखो एक तो होती है नॉन वेलाटाइल, एक होती है वेलाटाइल। नॉन वेलाटाइल मतलब स्थायी मेमोरी जो हमेशा के लिए होती है। बिजली बंद होने पर भी इनमें डेटा सुरक्षित रहता है। कौन कौन सी है? HDD, SSD, पेन ड्राइव, CD, DVD, मेमोरी कार्ड। जैसे आप देखो पेन ड्राइव, उसमें कोई भी डेटा अगर सुरक्षित रखो तो सुरक्षित रखता है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क वही तरीके से, DVD भी वैसे है, मेमोरी कार्ड भी है। और उसके बाद अस्थायी कौन सी है? ये देखो कैश मेमोरी और रैम मेमोरी, जो अभी आप पीछे पढ़ चुके हो। रैम मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी हमने अभी पढ़ा कि यह एक अस्थायी मेमोरी है। कैश मेमोरी ये हम जानते हैं CPU को के प्रदर्शन को बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक, उसके बाद स्टोरेज डिवाइस का उपयोग के क्षेत्र। ये उपयोग के क्षेत्र बार बार आप ना भी पढ़े तो भी क्वेश्चन से नहीं है, क्योंकि जहाँ भी कंप्यूटर यूज होता है सब जगह स्टोरेज डिवाइस और उसके अन्य उपकरणों की भी सहायता ली जाती है। जैसे शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, व्यापार, मनोरंजन, सरकारी कार्य, यहाँ इन सब जगह पे आपके स्टोरेज डिवाइस का कार्य पड़ता है। आगे देख लीजिए कुछ स्टोरेज डिवाइस के बारे में। ये है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक, ये है SSD और ये है USB। ये है मेमोरी कार्ड, ये है CD DVD जो पहले के ज़माने में आप देखे हैं, पहले जो DVD CD आती थी उसमें। ये है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और ये है क्लाउड स्टोरेज, ये मैग्नेट टेप और ये है फ्लॉपी डिस्क। इन्हें देख के आप ध्यान याद कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस के प्रकार बताया गया भी, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होते हैं। प्राथमिक मतलब जो कि होते हैं वॉलेटाइल मतलब अस्थायी, जिसमें रैम, कैश और रजिस्टर आता है। द्वितीयक सेकेंडरी मतलब उसमें कौन कौन से आते हैं? SSD, पेन ड्राइव, DVD, ETC वो आते हैं। आगे यहाँ पे पूरी तरीके से दिया गया है इसकी प्रकार। एस HDD नॉन वेलेटाइल मतलब स्थायी मेमोरी। क्षमता इसकी 500 GB से 20 TB होती है। गति इसकी मध्यम होती है, पोर्टेबल नहीं होती है, डेटा सुरक्षित होता है। ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज डिवाइस के लाभ कौन कौन से हैं? स्टोरेज डिवाइस के लाभ फिर से वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि बड़े डेटा को सुरक्षित रखने में सहायक होती है। डेटा को बार बार उपयोग करने की सुविधा होती है। डेटा गुम होने का खतरा कम होता है। डेटा ट्रांसफ़र और शेयरिंग में सहायक होती है। कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। सुरक्षित डेटा सफल भविष्य की कुंजी है और सुरक्षित डिवाइस इसे संभव बनाते हैं। आगे की क्लास में आते हैं। हाँ, तो आगे का टॉपिक क्या है? हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का परिचय। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का परिचय। तो देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संगठन है जो मिलकर डेटा को इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन करता है और हमारे कार्यों को आसान बनाता है। कंप्यूटर का कार्य ही क्या है? दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सबसे पहले हम इसे इनपुट देते हैं, ये उसका प्रोसेस करता है, स्टोरेज करता है और हमें आउटपुट देता है। तो उसी पे चर्चा करेंगे, हार्डवेयर पे। हार्डवेयर वे सभी भौतिक भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। छोटी सी परिभाषा होती है कि वे सभी डिवाइसेस जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वही हार्डवेयर होती हैं। और वहीं सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, उन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। हार्डवेयर में देखो क्या क्या आता है। ये है भैया आपका मॉनिटर, ये है कीबोर्ड, ये है CPU, ये है हार्ड डिस्क, ये है रैम अभी जो कि देख के आए, ये USB, मदरबोर्ड, ठीक है, प्रिंटर, स्पीकर, CPU और माउस। ठीक, देखो इसमें क्या क्या है, थोड़ा क्लोज करते हैं इसे। स्पर्शनीय मतलब छू सकते हैं, भौतिक रूप से उपस्थित मतलब भौतिक रूप से सामने है, पढ़ सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं और निमर्मित और प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। ठीक, आगे आओ। सॉफ्टवेयर कौन कौन सकते हैं? वे सभी प्रोग्राम, निर्देश और डेटा जो कंप्यूटर को कार्य करने में सहायक होते हैं। विंडोज जिसे देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं, जो कि ये कह सकते हैं सारे एप्लीकेशन है जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते हैं। विंडोज, MS ऑफिस, गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप, VLC प्लेयर, C++ प्रोग्रामिंग, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये अस्पर्शनीय मतलब इसे हम छू नहीं सकते। डिजिटल रूप में ये व्यवस्थित होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। जबकि हार्डवेयर नष्ट हो सकते हैं क्योंकि वो हाथ में हम छू सकते हैं, उन्हें तोड़ सकते हैं लेकिन इन्हें तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, नष्ट नहीं होते हैं, केवल डिलीट या करप्ट होते हैं। जबकि हार्डवेयर क्या है, वो नष्ट किए जाते हैं, क्षतिग्रस्त किए जा सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं। अब कॉपी, इंस्टॉल और अपडेट किए जा सकते हैं। आगे देखो, दोनों की विशेषता बताई गई है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर, इसे एक बार आप पढ़ ले, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्वरूप कैसा है? भौतिक है और उसका अभौतिक है। हार्डवेयर का स्वरूप भौतिक है जबकि सॉफ्टवेयर का स्वरूप अभौतिक है या भौतिक नहीं है। हार्डवेयर छूने योग्य है, सॉफ्टवेयर छूने योग्य नहीं है। और हार्डवेयर देखने योग्य है, सॉफ्टवेयर देखने योग्य नहीं है। ये चीज़ें यहाँ पे शायद गलत लग रही हैं, सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं।
ठीक, ये चीज़ गलत है। निर्माण, इसका निर्माण मशीनों से निर्मित होता है और सॉफ्टवेयर का निर्माण प्रोग्रामों द्वारा विकसित होता है। उदाहरण के तौर पे हार्डवेयर कौन है? कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू, प्रिंटर है, मतलब जो भी ऐसे उपकरण जिन्हें हम देख सकते हैं वो क्या है? हार्डवेयर है। ठीक, और इसमें सॉफ्टवेयर में कौन से हैं? विंडोज, एमएस ऑफिस, क्रोम, सी प्लस प्लस, जावा, ईटीसी। परिवर्तन देखो, भौतिक रूप से प्रतिस्थापित किया जा सकता है कि मतलब एक एक कीबोर्ड हटाए दूसरा ला दिए, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो करप्ट या डिलीट हो सकता है, पर भौतिक नुकसान इसमें नहीं हो सकता है। नष्ट होने की संभावना, हार्डवेयर क्षतिग्रस्त हो सकता है, सॉफ्टवेयर क्षतिग्रस्त नहीं हो सकता है, ये डिलीट हो सकता है। आगे आवश्यकता, सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आवश्यक हार्डवेयर और हार्डवेयर को कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर आवश्यक, दोनों मतलब एक दूसरे की कड़ी हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ही चल पाएंगे, अकेले कोई नहीं चल पाएगा। अब देखो हार्डवेयर के मुख्य प्रकार देख लेते हैं। हार्डवेयर के इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक उसी प्रकार से इसमें सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर। इन सॉफ्टवेयर जो भी मॉनिटर के अंदर की चीज़ें होती हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कैसे, पहले परिभाषा में आपको बताया जा चुका है। वे चीज़ें जो भौतिक रूप से हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। वे चीज़ें जिन्हें केवल हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, वे सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संबंध देख लेते हैं। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के कार्य नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के कार्य नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और मिलकर कंप्यूटर सिस्टम को पूर्ण करते हैं। तो अब देखो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के महत्व दिन प्रतिदिन के कार्यों को आसान बनाते हैं, डेटा को सुरक्षित रखने और संसाधित करने में मदद करते हैं। शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, विज्ञान, बैंकिंग आदि सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव जीवन को सरल, तेज और अधिक प्रभावी बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हार्डवेयर शरीर है और सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा। दोनों के मेल से ही कंप्यूटर बनता है हमारा साथी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी। अगला पेज 15 हम पढ़ते हैं यहाँ पे, सिस्टम, एप्लीकेशन एवं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का परिचय। ठीक, चीज़ें थोड़ी सी जूम कर लीजिए। सॉफ्टवेयर को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। अभी हम वहाँ पे पढ़ के आए सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर। हार्डवेयर वे चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, स्पर्श करते हैं, वे हार्डवेयर कहलाते हैं। लेकिन वो चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर के डिवीजन किए गए हैं। सॉफ्टवेयर को मुख्य तीन भागों में बांटा गया है। एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर को चलाने और उपयोगी बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ठीक, बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। वह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने का वातावरण प्रदान करता है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। जो कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं उन्हें नियंत्रित करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। उदाहरण, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर में ऑटो इंस्टॉल होते हैं, इंस्टॉल रहते हैं। विंडोज़ हो गया, मैक ओएस हो गया, लाइनक्स हो गया, डिवाइस डिवाइस ड्राइवर्स हो गया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, बायोस, यूएफआई। देखो, सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्य क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का प्रबंधन करना, मतलब हार्डवेयर को चलाने के लिए उपयोगी बनाना। सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करना, किससे सिस्टम चलेंगे उनका प्रबंधन करना। अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने में सहायता करना। डेटा प्रोसेसिंग एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये काम होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। इसका उपयोग सीधे उपयोगकर्ता करता है। जैसे देखो, विंडोज़, एक्सेल, ठीक है, पावर पॉइंट, क्रोम, वीएलसी, व्हाट्सएप, एडोब, ये सारे एप्लीकेशन होते हैं। इनके मुख्य कार्य क्या होते हैं? विशिष्ट कार्यों को करना। अब जैसे देखो, क्रोम का क्या है? सर्चिंग करना, ठीक है। विंडोज इसमें कोई फाइल वाइल बनानी है, मीडिया एमएलसी इसमें कुछ मूवीज़ देखनी है। टैली जो बिजनेस का काम होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को वायरस से बचाना, ठीक है। एडोब फोटोशॉप
फोटो एडिटिंग करना, ये सारे एप्लीकेशन जो होते हैं पर्सनल के लिए होते हैं, किसी विशेष कार्य के लिए होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है विशिष्ट कार्यों को करने के लिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता को पूरा करते हैं। डेटा बनाना, संपादित करना और प्रस्तुत करना इनका काम होता है। मनोरंजन, शिक्षा, व्यवसाय आदि में सहायता करना ये कार्य करते हैं। अब उसके बाद कर लेते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर सिस्टम की देखभाल, सुरक्षा और प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। क्या काम होता है इसका? सिस्टम को सुरक्षित रखना। जैसे देखो एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, बैकअप टूल्स हो गया, ठीक, कंप्रेशन टूल्स हो गया, विनवर और डिस्क डिफ्रेगमेंटर और फाइल मैनेजर, इनके मुख्य कार्य देख लेते हैं। उसके बाद एक सार निकालेंगे पूरी तरीके से कि हमने क्या सीखा इसमें। सिस्टम को सुरक्षित रखता है कौन? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक। यूटिलिटी मतलब यूनिटी, एकता, एकता रहेगी तो ठीक रहेगा, ठीक। आवश्यक फाइलों को हटाना, अनावश्यक फाइलों को हटाना, जिसकी जरूरत नहीं है उन फाइलों को हटा देता है। स्टोरेज का प्रबंधन करता है और सिस्टम को बेहतर बनाता है। यहाँ पे देखो तीनों के बीच अच्छा खासा अंतर दिया गया है। यहाँ से पूरी तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी, हम पढ़ेंगे। देखो, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में अगर अंतर बताना हो तो सबसे पहले उद्देश्य क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उद्देश्य होता है सिस्टम को चलाना और नियंत्रित करना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? उपयोगकर्ता के कार्य पूरे करना, मतलब जो भी एप्लीकेशन उसने यूज किया है उससे उसका कार्य पूरा हो। एप्लीकेशन जो मतलब जो ऐप हम लोग इंस्टॉल करते हैं वो किसी विशेष काम के लिए होते हैं। जैसे एक विकल्प लें, अगर हम एम परिवहन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें गाड़ियों के लिए कुछ प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से स्नैपसीड, व्हाट्सएप, जो मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर्सनल यूज के लिए उनका विशेष काम होता है वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन वही सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम को ही चलाते हैं। जैसे फ़ोन में अगर देख लें, फ़ोन किसी कंपनी का है तो उसकी कंपनी का ही पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर लैपटॉप कंप्यूटर देखते हैं, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स का मतलब जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है वो होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक बार अंतर देख लेते हैं। सिस्टम की देखभाल और सुरक्षा करते हैं। उपयोगकर्ता, प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो उसमें जो भी आपका सिस्टम होता है उसी के अंदर इंस्टॉल होते हैं, सामने से पूरी तरीके से विशिष्ट नहीं दिखते हैं। जबकि ये जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये उपयोगकर्ता द्वारा सीधे उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ईटीसी। और उसके बाद अगर यूटिलिटी की बात करें तो सिस्टम प्रशासनात्मक या उपयोगकर्ता मतलब सिस्टम को देखभाल करता है। उदाहरण विंडोज, लाइनक्स, डिवाइस ड्राइवर, ये सब किसके उदाहरण है बताओ? सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ठीक। विंडोज, लाइनक्स, डिवाइस ड्राइवर ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं? एम एस ऑफिस, क्रोम, फोटोशॉप, जो भी एप्लीकेशन उसमें दिखते हैं बाहर से वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एम एस ऑफिस, क्रोम, फोटोशॉप। उसके बाद यूटिलिटी, यहाँ पे मतलब सुरक्षित रखना है तो एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, बैकअप टूल्स, ईटीसी। आवश्यकता इनकी क्या है? तो अनिवार्य, बिना इसके कंप्यूटर नहीं चलेगा। जब तक उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा कंप्यूटर नहीं चलेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैकल्पिक कार्य के अनुसार, मतलब अगर ज़रूरत है तो इंस्टॉल करें, नहीं तो ना करें। जैसे व्हाट्सएप चलाना है तो आप व्हाट्सएप के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं और नहीं ज़रूरत तो उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। और ये भी वैकल्पिक है सिस्टम को बेहतर रखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम बढ़िया है तो उपर्युक्त एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में। प्रकृति क्या है? मूलभूत है, बेसिक है, मतलब ये तो सिस्टम में होगा ही होगा। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के सिस्टम वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। और इसका क्या है? उपयोगकर्ता केंद्रित, उपयोग के अनुसार। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम रख रखाव का होता है। आगे देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, डिवाइस, ये जो भी इनके प्रकार है वो बताया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, डिवाइस ड्राइवर, भाषा अनुवादक मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और ये क्या होता है? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, बायोस, यूएफआई और फर्मवेयर, ये सब होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो सामान्य प्रयोजन सॉफ्टवेयर जो भी काम होते हैं उसके लिए बार बार चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। विशेष प्रयोजन सॉफ्टवेयर और कस्टम सॉफ्टवेयर जिसकी जरूरत जैसे होती है वैसे प्रयोग किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रकार: सुरक्षा यूटिलिटी, फाइल प्रबंधन यूटिलिटी, डिस्क प्रबंधन यूटिलिटी, सिस्टम अनुकूलन यूटिलिटी और बैकअप यूटिलिटी। कुल मिला के इसका काम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है, इसके उपयोग के लाभ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सिस्टम सुचारू रूप से चलता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन सभी के कारण सिस्टम सुचारू रूप से चलता है।
कार्य तेजी, सटीकता और सुरक्षा के साथ पूरे होते हैं। समय, श्रम और खर्च की बचत होती है, डेटा सुरक्षित रहता है और प्रबंधन आसान होता है, उत्पादकता और प्रदर्शन में सुधार होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे देख ले रहे हैं, क्या जानकारी दी गई है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है। इन बातों को ध्यान रखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंपलसरी नहीं है, ये वैकल्पिक है। अगर आवश्यकता अनुसार इन्हें इंस्टॉल भी किया जा सकता है और ज़रूरत नहीं तो इन्हें अनइंस्टॉल भी किया जा सकता है। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम को सुरक्षित, तेज़ और त्रुटि रहित बनाने के लिए उपयोग होता है। तीनों सॉफ्टवेयर मिलकर कंप्यूटर प्रणाली को पूर्ण और प्रभावी बनाते हैं। सही सॉफ्टवेयर का सही उपयोग कंप्यूटर को बनाता है अधिक सक्षम और उपयोगी। ये थी हमारी क्लास, जो कि सिस्टम एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर पे आधारित थी। तीन चीज़ें सार निकल के आए, इसमें तीन हमारे पास एप्लीकेशन आते हैं, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जानकारी की कि इसके बिना सिस्टम नहीं चल सकता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जानकारी की, जब जो भी एप्लीकेशन ज़रूरत के हिसाब से इंस्टॉल किया जा सकता है और उसकी आवश्यकता नहीं तो उसे अनइंस्टॉल किया जा सकता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जानकारी की, यह सिस्टम को सुरक्षित और बढ़िया से डेटा प्रबंधन को में काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए अब चलते हैं अगली क्लास। आगे हमारी क्लास में है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके कंप्यूटर का संचालक। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर के चलना नामुमकिन है, ठीक उसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में कार्य करता है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच सेतु का कार्य करता है, जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को संचालित करता है। परिभाषा देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना सिस्टम नहीं चल सकता, वही है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस का कार्य करता है तथा कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है। अब इसके मुख्य कार्य देख लेते हैं कि मुख्य कार्य क्या क्या हैं किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, प्रोग्राम को लोड करना और चलाना, ये किसके काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के काम है कि प्रोग्राम को लोड करना और चलाना। फाइल एवं फोल्डर का प्रबंधन करना, फाइल एवं फोल्डर का प्रबंधन करता है। मेमोरी, रैम, रैम का जिक्र आया तो आप बताइए, रैम अस्थायी है स्थायी मेमोरी है, तो रैम एक अस्थायी मेमोरी है। ठीक है। यूजर को इंटरफेस प्रदान करना, डिवाइस जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस का नियंत्रण। अब ये बताओ कौन कौन से हैं, क्या हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर? तो जो भी हम छू सकते हैं और देख सकते हैं वो हार्डवेयर है। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे हार्डवेयर हैं। डेटा की सुरक्षा और बैकअप प्रबंधन करता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, मल्टीटास्किंग को संभव बनाता है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या दिया गया है। फाइल प्रबंधन देता है, मेमोरी प्रबंधन करता है, डिवाइस प्रबंधन करता है, स्टोरेज प्रबंधन, प्रोसेस प्रबंधन, सुरक्षा, यूजर इंटरफेस और ये सब चीज़ें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। आइए इसके टाइप देख लेते हैं। ठीक है। टाइप, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ओएस। ठीक, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टीओएस। उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आरटीओएस। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, MPOS। ठीक, मल्टी प्रोग्रामिंग। और उसके बाद नेटवर्क प्रोग्रामिंग, नेटवर्क से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। देखो, प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से उदाहरण हैं। विंडोज, ठीक याद रखना, विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स, एंड्रॉयड, आईओएस, यूनिक्स, ये फेमस है, ये फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, आगे इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। यह सिस्टम और यूजर के बीच माध्यम होता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम या मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रबंधन करता है, या मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर को सपोर्ट करता है। यह सिस्टम की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखता है। यह उपयोगकर्ता के लिए सुविधाजनक वातावरण भी प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लाभ देखते हैं। कंप्यूटर का उपयोग आसान बनाता है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का उपयोग आसान बनाता है, सिस्टम के संसाधनों का कुशल प्रबंधन करता है, समय और श्रम की बचत करता है, डेटा को सुरक्षित सुनिश्चित करता है, सिस्टम की गति और कार्य क्षमता बढ़ाता है, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर सपोर्ट को भी बढ़ाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भैया उपयोग के क्षेत्र क्या है, व्यक्तिगत कंप्यूटर में, लैपटॉप में, सर्वर में, मोबाइल डिवाइस में, एटीएम में, स्मार्ट कार्ड में। उसके बाद
वाहन में और औद्योगिक जो मशीन है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो ये क्या लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम वह अदृश्य शक्ति है जो आपके कंप्यूटर को सोचने, समझने और चलाने में मदद करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, हम ये जान ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर सार निकाल के देखें तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स, एंड्रॉयड, आईओएस, यूनिक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे क्लास बात करते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, राम राम।